बाग है। आज हमारे साथ हैं DS सिरोही, डॉक्टर DS सिरोही। और आप बागवानी में हैं, बाग के अंदर हैं, और प्रकृति की छटा के बारे में, और क्या नाम जो है, लू से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए हमारे लिए पेड़ पौधे और ये औषधियाँ कितनी आवश्यक हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। और आज मेरे साथ हैं यहाँ बसाना चीनी मिल में जो है आप डेवलपमेंट हैंड विकास का कार्य जो है हाई लेवल पर देखते हैं, और काफ़ी लोकप्रिय हैं क्षेत्र में। आज देखिए संडे का दिन है, आज भी जो है हमारे अधिकारी किसानों की सेवा के लिए निकले हैं। जी सर बताएं। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, ये जो आपका आम के बागान में यहाँ बैठे हम, प्रकृति की देन है। जी जी। आमतौर पे मैं सभी किसान भाइयों को, जैसे कि हम जितनी भी हमारी फसलें हैं या हमारे बागान हैं, हर एक जो हमारा मृदा विज्ञान है वो ये कहता है कि हमें पौधे के लिए 16 से 17 तत्वों की आवश्यकता होती है जी। जिसमें से जो 3 तत्व हैं वो हमारे हवा पानी, जिसे हम आम भाषा में किसान बोल देते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जी ये प्राकृतिक मिलता है। ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो हमें प्रकृति से मुफ्त में मिल रहा है। जी। इसके अलावा जो 3 एलिमेंट हैं, जो 3 तत्व हैं, वो तत्व हैं आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसको हम आम भाषा में NPK कह देते हैं। जी जी। उनको 3% की आवश्यकता होती है। 95%, जैसा मैंने पहले बताया, 95% हिस्सा जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हवा पानी के द्वारा पौधा लेता है जी। और 3% जरूरत पड़ती है हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की। साथ ही साथ किसान को भी जानना जरूरी है कि उस नाइट्रोजन के जो मुख्य हमने पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास बताए हैं, उसके साथ ही 3 एलिमेंट हमारे ऐसे हैं, जो 3 तत्व हैं जी। वो 3 तत्व हमारे ऐसे हैं, जैसे हम बोलेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। जी जी। वो हम अंग्रेजी में कहते हैं सेकेंडरी, द्वितीय पोषक तत्व। अच्छा। उनकी भी 1% की आवश्यकता होती है। जी जी। ठीक उसी क्रम में इन 16-17 पोषक तत्वों की संख्या को बढ़ाते हुए 6 या 7 जो हमारे वो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व हमने कहते हैं, जिंक, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल और आपका फेरस, जी। तो ये जो एलिमेंट हैं इनकी कम आवश्यकता होती है। जी। जमीन का लगातार, अगर हम पुरानी आज से 30 या 35 साल पुरानी बात करें, तो ये पोषक तत्व इतनी मात्रा में चाहिए थे कि जमीन में हमारे में विद्यमान रहते थे और फसलें ले लेती थी। लेकिन लगातार जनसंख्या के दबाव में जनसंख्या बढ़ती रही, जमीन रबड़ तो है नहीं, जमीन तो डे बाय डे घट रही है। जी जी। तो उसके अभाव में जब फसल का, जमीन का दोहन ज़्यादा होने लगा, और कोई चीज़ जैसा कि सिद्धांततः आप जानते हैं, मान लिया हम बैंक में पैसा डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन एक सीमा पे आके आप पैसा डालना बंद कर दें, निकाले जाएंगे, तो उसमें वहाँ पे जीरो बैलेंस हो जाएगा। जी जी। ठीक उसी तरीके से अगर हम इन सूक्ष्म पोषक तत्वों को जमीन में समावेश नहीं करेंगे इनका, तो जो जितनी फसलों का हमने फसल चक्र अपना के इनका दोहन कर लिया, तो उसमें कमी आ जाएगी। जी जी। इसलिए इन तत्वों का भी जमीन में संतुलित मात्रा में प्रयोग करना अति आवश्यक है। जी, बहुत अच्छे। और किसान भाइयों के लिए ये जरूरी बात है, आपने देखा होगा सभी गांवों में, क्षेत्र में, जिलों में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, तो जनरली किसान का थोड़ा सा ढीला हाथ जो यूरिया के ऊपर रहता है। अच्छा अच्छा। उस यूरिया की अधिकता की वजह से किसान भाई ये नहीं समझते हैं कि फसल सॉफ्ट होती है और फसल ढह जाती है। जी जी। फसल में लॉजिंग की प्रक्रिया ज़्यादा हो जाती है। जी जी। तो हर चीज़ का, जैसे आप इंसान भी अपना संतुलित आहार लेता है भाई, उसे अपना दाल भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, और उसके साथ उसे दूध भी चाहिए। जी जी। तो उसी तरीके से जो संतुलित मात्रा हमारे लिए, पौधों के लिए है, उन संतुलित मात्रा में हर चीज़ का प्रयोग अच्छा रहता है। जैसे मैं एक सवाल आपसे करूं, अभी जो 3 मुख्य पोषक तत्व हैं किसान भाई, उसमें से फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा तो डाल लेते हैं, जनरली पोटास की मात्रा नगण्य 10% किसान डालते हैं। जी जी। और पोटास के अंदर क्या गुण है? पोटास के अंदर गुण है रेसिस्टेंट पावर का, प्रतिरोधक क्षमता का। आप अगर हम क्षेत्र में आज बागवानी की बात कर लें, अगर बागवानी में आज उसकी क्वालिटी आम की
अगर बागवानी में इसमें हम पोटास का समावेश करेंगे तो आपको क्वालिटी वाला आम मिलेगा। गन्ने में हम बात करेंगे तो गन्ने में जूस की मात्रा, चीनी की मात्रा बढ़ेगी। जी और जी पौधे में रोगों और कीड़ों से लड़ने की क्षमता का भी, उसलिए उसमें प्रतिरोध क्षमता को कंट्रोल करते हुए रोग कीड़ों को बचाव करेगा। जी तो जी मेरा किसान भाइयों से हमेशा ये सुझाव रहता है कि 8 किलोग्राम पर बीघा अपने गन्ने के, चाहे वो बोर्ड गन्ना है और चाहे आपका मूढ़ा गन्ना है, जी जी उसमें हर हालत में आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। जी जी ठीक उसी तरीके से एक किसान भाइयों को और मेरा सुझाव रहता है, किसान भाई बरसात होने के बाद भी, जैसे प्री मानसून हमारी रिकमेंडेशन करने में क्या है कि मानसून से पहले पहले जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा डाली जानी है उसको संतुलित मात्रा में प्रयोग कर लेना चाहिए। बरसात के बाद में कोई नाइट्रोजन उर्वरक, जैसे मान लो यूरिया है, किसान की सोच उस समय ये रहती है कि भाई इसके अंदर जो है ना मेरा वजन बढ़ेगा। जी जी जबकि उस पर उल्टा है, अच्छा अच्छा वजन बढ़ के ना घटेगा। मान लिया आप उसमें जो न्यूट्रिएंट्स आपने दिए हैं उसमें नाइट्रोजन आप चढ़ाओगे, जी जी उस समय मिट्टी चढ़ाते टाइम बरसात के बाद में, तो वो नीचे रूट्स आपकी निकलनी शुरू हो जाती हैं। जी जी तो बजाय वेट बढ़ने के घट जाता है। वेट किस चीज़ से बढ़ेगा? उस समय अगर किसान ज़्यादा ही लालच में है तो 2 खाद आज की तारीख में आते हैं। एक खाद का नाम है पोटेशियम सोनाइट। जी जी उसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। जी जी ठीक उसी तरीके से एक खाद इंडियन पोटास लिमिटेड का आता है, पॉलीहेलाइट। जी जी उसको 18.5% उसमें पोटेशियम होता है, 13.5% उसमें सल्फर होती है, मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम होता है। तो इन तत्वों को अगर वो डालना चाहते हैं तो 50 किलो पर एकड़ तक जी जी उसको यूरिया के साथ हल्का सा मिक्स करके, और जब आपकी गन्ने की मिट्टी चढ़ गई है और गन्ने आपकी बधाई प्रारंभ हो गई है, उस स्टेज में बरसात के बाद लगा सकते हो। तो उसमें गन्ने का वजन भी बढ़ेगा और गन्ने की मोटाई और लंबाई भी बढ़ेगी। गन्ने का वजन कब बढ़ेगा, ये किसान भाइयों के लिए मैं एक सुझाव भी देता रहूँ। हर जगह फार्मर मीटिंग में हम उनको अवेयर कर रहे हैं कि गन्ने के अंदर, गन्ना जो है, गन्ने में जो चीनी बनती है वो खेतों में बनती है। जी जी फैक्ट्री में केवल चीनी निकाली जाती है प्रोसेस करके, लेकिन जो चीनी बनती है वो कहाँ बनेगी? खेत के अंदर, गन्ने में। जी जी और गन्ने में वजन कब बढ़ेगा? जब उसमें चीनी की मात्रा बढ़ेगी। तो इसलिए पोटास का समावेश और जो मैंने आपको तत्व बताए, इनका समावेश गन्ने के वजन, गन्ने की लंबाई और गन्ने की पैदावार को प्रभावित करता है। तो मेरा सुझाव ये है सभी किसान भाइयों से कि भाई वो संतुलित खादों का प्रयोग करें। जी जी बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने। और हमारे डॉक्टर साहब जो हैं पूरे क्षेत्र में, बुढ़ाने में, पूरे तहसील में बहुत दूर दूर तक भ्रमण करते रहते हैं और हमारे किसान भाइयों में बहुत लोकप्रिय हैं।